हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे और शुरू करते हैं आपके आज के इस सेशन को, जहां बेसिकली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑलरेडी पढ़ लिया था। इसका आखिरी पार्ट रह गया था पेनक्रियाज का, उसको और यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए सभी को, लिवर कल हमने टॉपिक पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम वहां तक, लिवर के अंदर कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई होप आज हमें मॉक टेस्ट भी करना है, तो आप लोगों ने अब तक का सारा रिवीजन कर लिया होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी पिछली की क्लासेस कवर कर ली होंगी कि भाई आज आपका होने वाला है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों ने अब तक पढ़ा, उस आधार पर कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग हमेशा चाहते हो उसको एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, मॉक टेस्ट होगा, लेकिन पहले ये जो टॉपिक हमारा रह गया था उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ऑलराइट, बाकी कोई भी स्टूडेंट अगर आज क्लास में नया है तो ये टॉपिक जो डाइजेशन का हमने लास्ट कवर किया था, आप लोग एक बार इसकी 4 वीडियोस देख लीजिएगा। एंड देन आज हम उसके कंप्लीट मॉक टेस्ट को यहाँ पर लगा रहे हैं। कल शुरू करेंगे नए टॉपिक को जिसका नाम है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फटाफट से बताओ। ठीक है, तो लिवर तक सबको सबके कार्य जो है वो समझ में आ गए थे, यानी व्हाट इज लिवर हमने कल जितना भी डिटेल में पढ़ा था वो आपको क्लियर था। बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। जैसा बताया था, अग्नाशय भी क्या है? एक पत्तीनुमा आकृति है, लेकिन इसके अंदर मेन काम क्या होता है कि यहाँ से हमारे कुछ एंजाइम्स का निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। कल पीडीएफ भी मिल गई होगी, ठीक है, एक बार जो रह गया हो वहां से आराम से लिख लेना। अब देखो इधर, हमने कहा कि स्टमक से जैसे ही हम आते हैं की तरफ, यानी ये हमारा अगर स्टमक है तो इसमें यहाँ एक पत्ती नुमा आकृति निकलती है। इस प्रकार से इसको नाम दिया जाता है पेनक्रियाज। अब ये जो पेनक्रियाज है ये बेसिकली पिंक शेप की और आपकी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ ये एक ग्रंथि की तरह भी यहाँ पर काम करती है, जिसे हम पाचन ग्रंथि के अंदर कहते हैं। अभी डायग्राम देखा आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये रहा। तो ये जो एक पत्तीनुमा आकृति दिख रही है ऊपर की तरफ, देखो ये लिवर दिखाई दे रहा है। लिवर एक्चुअली यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है क्योंकि लार्जेस्ट है, ये थोड़ा सा इधर आपके राइट साइड में शिफ्ट होता है, और साथ में हमारा ये जो पेनक्रियाज है ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है। ठीक है, आवाज साफ आ रही है? नहीं, पीडीएफ आपको यहीं इसी वाले एप्लीकेशन पर जो फोल्डर बना हुआ है पीडीएफ का वहां पर मिल जाएगी, और अपलोड हो भी चुकी है, एक बार चेक कर लेना। अभी पहले के लिए थोड़ा सा पढ़ लो, फिर वही बात कहूंगी कि अभी स्टार्टिंग में पैनिक मत किया करो, थोड़ा सा पढ़ लो फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो, तो इस आकृति को हमने कहा पेनक्रियाज, तो आप सिंपली इसको कह सकते हो कि इट इज अ लीफ लाइक शेप। ठीक है, इट इज अ लीफ shaped gland that is ग्रेश पिंक इन कलर। ये बेसिकली कुछ इस प्रकार की आकृति लेकर के यहाँ पर बैठी हुई होती है, और साथ में इसका अगर आप कलर देखोगे तो कई जगह पर आपको ग्रेश पिंक दिखेगा, कई जगह पर येलो दिखेगा, बट हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी हमको यहाँ पर कहती है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि भैया ये पेनक्रियाज है, और ये एक सॉफ्ट है लोब्यूलेटेड सा ग्रेइश पिंक ग्लैंड होती है, जिसका वजन लगभग हमारा कितना होता है, 60 ग्राम का यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी के अंदर आप जैसा देख रहे हो तो यहाँ पर हल्का हल्का सा आपका अंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ मेनली इसका काम कर रही है, यहाँ पर ग्रंथि का काम कर रही है। अब ये बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर हमारी एक ऐसा ग्लैंड जो कि 2 अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों की तरह काम करता है। मैं थोड़ा सा तुम्हें वहां पर भी लेकर जाऊंगी, ठीक है, पहले इसको एक बार नोट कर लेंगे।
यह पत्ती नुमा आकृति की ग्रंथि है। साथ में इसका वजन लिखेंगे, लगभग 60 ग्राम। ठीक है, इसका ये यहाँ पर वेट हो जाएगा। इट इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है ये? डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि की तरह यहाँ पर ये काम करती है। यह एक पाचन ग्रंथि है। और कहाँ पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट पार्ट। यह बाएं भाग में उपस्थित है। नोट करो भी फटाफट से, इसे अग्नाशय कहते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो इसी वाली एप्लीकेशन पर आप लोग को मिल जाएंगी। जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद रिकॉर्डेड आपको ये अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, दीपा मॉक टेस्ट करेंगे, बस ये पेनक्रियास को खत्म कर लें बच्चे। पंकज पांडे जी बिल्कुल हो जाएगा। लिख लिया सभी ने? हाल अवकेश कर सकते हो। जिनकी भी आज पहली क्लास है वो एक बार अपना पुराने क्लासेस को जरूर कर लेना। ठीक है, और बाकी कल से आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलो भाई, लिख लिया सभी ने? ये लेफ्ट पार्ट पर प्रेजेंट होती है, बाएं भाग में उपस्थित है, और ये एक पाचन की ग्रंथि यहाँ पर कही जाती है। अब बात अगर करेंगे ग्रंथि की, तो एक्चुअली में ग्रंथि क्या होती है? मॉक टेस्ट करेंगे, पहले इसको पढ़ लो जरा। ग्रंथि क्या है? लेट मी एक्सप्लेन कि ग्लैंड यहाँ पर क्या होती है। ग्रंथि जो होती है, जैसे हमने बताया कि ये अलग अलग प्रकार की होती है और इनसे कुछ स्त्राव जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। अब मान लीजिए मैं ग्रंथियों में बात करूं आपसे कि एक प्रकार की ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन, जिसको कहते हैं बहिस्त्रावी। ये सब अभी हमारा जब चैप्टर आएगा ग्रंथियों का तब फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होती है एंडोक्राइन, यानी कि अंतःस्त्रावी। इन दोनों में फर्क क्या है कि देखो, नाम में लिखा हुआ है बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी। बही मतलब बाहर की तरफ इनका स्त्राव जो है वो चला जाता है, और अंतःस्त्रावी मतलब इनका स्त्राव अंदर की तरफ ही रहता है और डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। तो दोनों से कुछ ना कुछ तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और इसी के साथ जब दोनों में कुछ ना कुछ बन रहा है तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्त्राव जो है वो भेजा जा रहा है। इन ग्रंथियों का काम क्या होता है कि ये ग्रंथि क्या बनाती है? कुछ एंजाइम बनाती है। ठीक है, कुछ आप ये कह सकते हो कि सबसे पहला इसका काम होता है कि कोई भी अगर ग्रंथि है हमारी, तो वो एक रस बनाएगी, एक जूस बनाएगी, और उस जूस के अंदर क्या पाया जाएगा? हमारे कुछ एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ऐसी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं, जो किसी रस का स्राव कर रही है।
जैसे पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस बनता है, पेनक्रियाटिक रस बनता है, जैसे लिवर से बाइल जूस आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी ग्रंथियों को हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन में, बहिस्रावी में क्या बना रही है, रस बना रही है। आंतों से आंतों का रस बन रहा है, उसमें क्या है, कुछ अलग अलग एंजाइम्स हैं। ठीक, लेकिन अगर कोई ग्रंथि डायरेक्टली क्या बनाती है, हार्मोन को बनाती है, वो कहलाती है अंतःस्रावी। ठीक है, वो कहलाती है अंतःस्रावी। अब हमारे पास जो अग्नाशय है ना, वो दोनों की तरह काम कर रहा है। यानी अगर मैं अग्नाशय की बात करूंगी, पेनक्रियास की बात करूंगी, तो देखो ये दोनों की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। पेनक्रियास इसकी तरह भी और इसकी तरह भी। कैसे, हम कह रहे हैं यहाँ रस बनता है, तो अग्नाशय से बनता है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस जिसको कहा जाता है पेनक्रियाटिक जूस। और इसके इसी पेनक्रियाटिक जूस में क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। ठीक, और ये हार्मोन भी बनाती है। इसके अंदर से, एक सेकेंड, ठीक है, पेनक्रियाज में से कुछ आपके कोशिकाएं होती हैं अल्फा सेल की, ठीक है, कुछ होती हैं बीटा सेल की, और वो बनाती हैं अलग अलग आपके एंजाइम्स, उसके हार्मोन को। जैसे यहाँ से ग्लूकागन नाम का बनता है, यहाँ से इंसुलिन नाम का एंजाइम हार्मोन जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई समस्या? क्लास सुबह 8 बजे शुरू होता है, जल्दी से बताइए, कोई समस्या है यहाँ पे कि भाई ये दोनों की तरह काम कर रहा है पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। यानी कि ये क्या बना रहा है, कुछ अग्नाशयी रस को बना रहा है, पहला पार्ट, और दूसरी तरफ ये क्या बना रहा है, हमारे हार्मोन का स्त्राव भी कर रहा है। तो पेनक्रियाज के अंदर आपके कुछ सेल्स होते हैं, वो अलग अलग हार्मोन्स को बनाते हैं। एक बार जल्दी थम्स अप का साइन शेयर करो, समझ में आया कि नहीं? इसके अंदर ना एक सेल होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के द्वीप, इन्हीं के अंदर से अल्फा सेल और ये बीटा सेल बनेंगे। यहाँ से बना रहे हैं ग्लूकागन को, और यहाँ से बना रहे हैं इंसुलिन को। और दोनों का ही अपना अपना काम है, एक शुगर को बढ़ाता है ग्लूकागन, तो दूसरा शुगर को कम करने का काम करता है। तो अग्नाशय को बता सकते हो कि ये दोनों की तरह काम करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। लिख लिया भाई सभी ने? तो ये लैंगरहैंस के द्वीप जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। सूरज चौहान, कहाँ दिक्कत? भाई सिंपल है, हमने कहा पेनक्रियाज अंग नहीं है, एक ग्रंथि है। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक एक्सोक्राइन और दूसरी एंडोक्राइन। हमारी अग्नाशय भी दोनों की तरह ही काम कर रही है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, कि ना तो ये प्योरली एक्सोक्राइन है, ना ये एंडोक्राइन है। जब ये दोनों की तरह काम कर रही है, तो इसको हम नाम यहाँ पर क्या देते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। कि भाई ना एंडोक्राइन है ना एक्सोक्राइन है, इसको हेट्रोक्राइन का नाम दे दिया जाता है। क्या नाम, हेट्रोक्राइन का नाम दे दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, ये तो आपका फ्लो चार्ट है, इसको चाहूं तो एक बार लिख लो। पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड और हेट्रोक्राइन gland that works both as endocrine and exocrine. अग्नाशय
एक मिश्रित व हेट्रोक्राइन ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अलग अलग से लिख लेना, अंतःस्रावी कार्य, हार्मोन, और वो हार्मोन कौन से बनते हैं? इंसुलिन व ग्लूकागन। एंडोक्राइन फंक्शन हार्मोन बनाना होता है और उसमें इंसुलिन एंड ग्लूकागन को ये बनाती है। ठीक है, लिखो इसे फटाफट से। यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका एक्सोक्राइन का। जिसमें ये बनाती है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, एंड एंजाइम्स को। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मिश्रित ग्रंथि क्या है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि क्या है, ठीक है, और साथ में ये किस प्रकार से आपकी कार्य कर रही है, कि अगर इसका एंडोक्राइन फंक्शन आएगा तो आप क्या नाम देंगे, और अगर एक्सोक्राइन आता है तो आप क्या बताते हैं कि क्या बना रही है। तो दोनों के अंदर इंपॉर्टेंटली यहाँ इंसुलिन और ग्लूकागन बन रहा है और यहाँ पर ये पेनक्रियाटिक जूस बन रहा है। कोई समस्या? क्यों भाई, सबको समझ में आया कि नहीं कि पेनक्रियास क्या है? जल्दी से बताओ। यूट्यूब की क्लास का टाइम सुबह के 11 बजे है, ठीक है, वहां पर आप अपना अटेंड कर सकते हो। सारे पीवाईक्यूज अभी 51 दिन 51 मैराथन में भी आप लोगों को करवा रहे हैं। चलो भाई, क्लियर सबको? तो कुल मिलाकर के एक हमारी लार ग्रंथि, एक लिवर, और हमारा तीसरा ये पेनक्रियाज, ये तीनों क्या हैं? लार ग्रंथि, ये पाचन ग्रंथियों के अंदर आते हैं। ठीक, टोटल आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो सब यहाँ पर कवर कर लिया है कि क्या है हमारा कंप्लीट पोर्शन। अब देखो, एक छोटी सी बात और यहाँ बताना चाहूंगी। जो हमारी पथरियां बनती हैं, ठीक है, आपके मन में आता है कि पथरी किसकी होती है, कैसी होती है? भाई लगभग आप लोगों ने सबने सुनी होंगी। हमारे पित्त की थैली में, पित्ताशय जिसे हम कहते हैं, गॉल ब्लैडर, उस गॉल ब्लैडर में या किडनी में बन जाती हैं पथरियां। अब लोग इसकी वजह ढूंढते हैं कि पथरी क्यों बनी। कभी कभी आप लोगों ने भी एक चीज देखी होगी कि किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है,
अच्छा, सुशांत कुमार, दोनों काम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं भाई। जब जरूरत होगी तो आपका एक्सोक्राइन काम करेगा, जब जरूरत होगी तो एंडोक्राइन काम करेगा, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने कहा कि भाई लोग क्या करते हैं, आपके अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपके अगर घुटनों में दर्द है, तो आप क्या करोगे, सीधे जाकर के विटामिन डी के कैप्सूल ले आओगे या कैल्शियम की टैबलेट्स ले आओगे। आप उसे खाना शुरू कर देते हो, और आम जनता यही करती है। और जब वो कुछ ऐसा करती है, ठीक है, कि आप बता सकते हो कि भैया जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और अपनी मर्जी से कैल्शियम खाना शुरू कर देते हैं, तो वो जो कैल्शियम ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में चला जाता है, आपको तो नहीं पता ना कि कैल्शियम कम है या ज्यादा आ रहा है आपका। अब जब कैल्शियम आपका ज्यादा लेवल्स पर चला जाता है, उस टाइम पर आपकी बॉडी में वो कैल्शियम पथरी बनाने का भी काम करता है। इसीलिए कभी भी अपने, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए, वो भी ज्यादा मात्रा में। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी हम इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे, पेनक्रियाज वगैरह आगे जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे उसमें हार्मोन्स आएंगे, तो गामा सेल, सोमैटोस्टैटिन, ये देवशीष सब कुछ आएगा। अभी हार्मोन्स की जब बात करेंगे, अभी जस्ट हम बात करें कि पेनक्रियाज क्या है, ठीक है। तो आपके बॉडी में जो पथरी बनती है, वो पथरी बनती है मेनली कैल्शियम ऑक्जेलेट की और कोलेस्ट्रॉल की। कई लोग कचौड़ी, ऑयली खाना, इन सभी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता चला जाता है, या कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये दो चीज़ें आपकी होती हैं जो कि हमारा क्या करती है, पथरी बनाती हैं। 80% आपको कोलेस्ट्रॉल की भी दिखाई देती है, ठीक है, 80% कोलेस्ट्रॉल वाली है, और बाकी कैल्शियम बिलिरुबिनेट की पथरी जो है वो आपको नजर आती है। जब हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी आ जाती है, गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, उसको हम कोलीलिथियोसिस का नाम यहाँ पर देते हैं। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि पथरी यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारी कैल्शियम की और इसकी, एक कैल्शियम ऑक्जेलेट और बिलिरुबिनेट, दो चीजें दिखाई देती हैं, तो दोनों का नाम लिख लेना। इससे भी पथरी बनती है, और जब गॉल ब्लैडर में पथरी होती है तो कोलीलिथियोसिस उसको कहा जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई पानी का सेवन ज्यादा करो, नींबू पानी ज्यादा पियो, तो पथरी अपने आप डाइल्यूट होकर कटती हुई चली चली जाती है, ठीक है। तो इसका इलाज देखो कुछ अलग से नहीं है, कुछ लोग तो सीधे गॉल ब्लैडर ही बाहर निकलवा देते हैं, है ना, गॉल ब्लैडर ही क्या करते हैं, बाहर निकलवा देते हैं। तो गॉल ब्लैडर बाहर निकलवाने से प्रॉब्लम तो देखो कहीं ना कहीं आती है, इतनी ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो आती है। पर फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी अगर पथरी डायग्नोस हुई है और छोटे से साइज में, तो आप ना पहले ही उसको पानी पी करके, नींबू पानी पी करके, जिससे आपकी वो पथरी डाइल्यूट हो जाए। लोग बहुत सारे उपाय जो है वो यहाँ पर करते हैं, कोई बियर का सजेशन देता है, बट बियर अगेन लिवर को हार्म करती है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रख करके करनी चाहिए। तो स्टोन्स के लिए लिख लेंगे, पथरी के लिए ये कोलेस्ट्रॉल की और कैल्शियम बिलिरुबिनेट, इन दोनों की यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। ओमनी वर्मा, चलो बहुत बढ़िया, आप जल्दी से इसको एक बार लिख लो। पूजा डल पिंक होता है, वो थोड़ा ग्रे शेड आ जाता है पिंक में। आजकल तो पथरी के बहुत सारे इलाज, कोई लेजर से, कोई पूरा ऑर्गन, ये गॉल ब्लैडर ही निकलवा देता है बाहर, ठीक है। इजीली ये आपकी टूट नहीं पाती है, लेकिन हाँ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे नींबू की, और वो भी अगर आप पी रहे हो ना, तब ये आसानी से पानी की मात्रा के प्रेशर के साथ कट जाती है। तो बहुत तेज प्रेशर हो तो यूरिन के रास्ते ही बाहर निकल जाएगी। चलो, तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम सबको समझ आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या खाना चाहिए, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को खानी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। हल्का खाना, जिसमें आपके दाल, दलिया, रोटी, सब्जी, नॉर्मल जैसे आप कहते हो, हाईली डीप फ्राई या ऑयली फूड नहीं खाने चाहिए। चलो, जिसकी जो क्लास छूट गई है वो एक बार पहले उनको कवर कर लेना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बाकी ये सारा का सारा जो डेटा है वो मैं आपकी पीडीएफ के अंदर अपलोड करवा दूंगी, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप शुरू करते हैं आपका मॉक टेस्ट, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो भाई, सबको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप लोग अपना एक बार पढ़ना है इसको, डाउट रहता है तो उसके लिए हम डाउट सेशन यहाँ पर रख लेंगे, राइट।
कैल्शियम ऑक्जेलेट, यार जैसे कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल है, बिलीरुबिनेट है, ऐसे ही हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ये भी एक ऐसा, जैसे टमाटर की बात करूँ तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो वहां से आपका ऑक्जेलेट की मात्रा जो है वो बननी शुरू हो जाती है, तो टमाटर नहीं खाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको नहीं खाना चाहिए। लिवर खराब हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें लिवर को ठीक करने के लिए पहले तो लाइट फूड खाना शुरू किया करो। हल्का फल और सब्जी खा रहे हैं, नॉर्मली हम जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी सिंपल हल्का खाना जिसे कहते हैं, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, वो खानी शुरू करनी चाहिए। लिवर पे तुरंत से समोसे फेंक के मारोगे ना तो लिवर भी संभाल नहीं पाएगा कि बताओ यार अभी तो मेरे को दिक्कत हो रखी है, इन्होंने लेके फिर समोसे खाने शुरू कर दिए, वो पचाएगा कैसे, उसमें हेल्प कैसे करेगा प्रॉपरली। तो इसीलिए थोड़ी सी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक। चलिए आंसर आने शुरू हो गए। लिवर कप्फर की कोशिकाएं हमने कल बात की थी, लिवर के अंदर यानी यकृत के अंदर हमारी प्रेजेंट होती हैं। काम कैसा करती हैं बताया था, मैक्रोफेज वाला काम इनका होता है। मैक्रोफेज का मतलब क्या था कि ये बॉडी से बाहर आपके फॉरेन पार्टिकल को फेंकने का काम करती है, कि जो बाहर से आया उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया। डन। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन आंत के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। आंतों के अंदर हमने एक विटामिन की बात करी थी, वो कौन सा होता है। नरेंद्र, वो किडनी की पथरी होती है। ग्लिसन्स, ग्लिसन्स कैप्सूल जो होता है वो आपकी एक कवरिंग होती है जो हमारे हेपाटिक सेल्स के ऊपर होती है, जो हमारे लिवर की कोशिकाएं हैं उनके ऊपर की एक कवरिंग होती है। जैसे मान लीजिए लिवर है तो इसमें अंदर सेल है, इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होगी जो ग्लिसन्स कैप्सूल होती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब देखो आपका आंसर आ रहा है विटामिन डी, मतलब ऑप्शन डी है या विटामिन डी है, क्या कह रहे हो तुम। डी तो देखो नहीं है ना, ये वाला डी भी नहीं है। के और बी ये दोनों बनते हैं। मैंने लिखवाया भी था आपको कि विटामिन के 1, जैसे आप कहते हो कि विटामिन के और आपका बी 1 और बी 2, ये तीन जो है ना वो हमारे बनते हुए नजर आते हैं। अब मेनली जो बनता है ना वो हमारा विटामिन के बनता है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई सवाल आता भी है तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो है वो अपना क्लिक करोगे कि देखो वैसे तो हमारे पास के भी है, बी 1 भी है, बी 2 भी है, लेकिन मेनली जिसकी हम बात करेंगे वो होता है हमारा विटामिन के। जब के और बी दोनों ऑप्शंस में होंगे तो आंसर क्या आएगा, के आप यहाँ पर लगा सकते हो। विटामिन के हमने न्यूट्रिशन वाली क्लास में पढ़ा था, के 1 के 2 के 3, उसमें भी बताया था कि के 2 की जो फॉर्म होती है वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोलो भाई जल्दी से, समझ आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस अंग की खराबी के कारण व्यक्ति का मल सफेद रंग का हो जाता है। मल का कलर क्या हो चुका है, सफेद हो चुका है, वाइट कलर हो चुका है। तो बताइए कौन सा ऑर्गन खराब हुआ होगा इनका। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उन लोगों में स्टोन ज्यादा होते हैं, बन जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है ज्यादा होते हैं, बन जाते हैं, लेकिन मेनली आपके कैल्शियम वाले बनते हैं, किडनी के अंदर जाकर ज्यादा बनता है, गॉल ब्लैडर में होते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं बनते कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है, निकल तो देखो हर जगह से जाती है जो आपकी पथरी है, बट समय लगता है उसमें। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, लिवर, बिल्कुल सही। अभी लिवर की खराबी से क्यों होगा मल का रंग सफेद, मल को पीला रंग कौन देता है, तो पीला रंग हमारा लिवर के अंदर मौजूद एक पिगमेंट बताया था जिसका नाम था बिलीरुबिन। कल बताया था कि लिवर के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं, और ये बिलीरुबिन क्या करता है, ये मल को पीला रंग देता है। अब अगर मेरा लिवर खराब होगा, बताओ भाई, अगर लिवर किसी का खराब होगा तो डेफिनेटली ये पीला कलर नहीं जाएगा, ना तो मल में जाएगा, ना ही प्लाज्मा में जाएगा, ना ही फीकल मैटर पे जाएगा। तब क्या हो जाता है, तब आप कहते हो कि भैया व्यक्ति के मल का रंग जो है वो बदल चुका है। जब येलो कलर जा ही नहीं रहा, बिलीरुबिन बन ही नहीं रहा, तो क्या होगा, तब आपका ये देखा जाता है। ये पेनक्रियाज उत्तर कहाँ से लगा रहे हो ये बताओ। पेनक्रियाज ने थोड़ी ना कलर दिया था, पेनक्रियाज तो एंजाइम बना रहा था जो पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन बना रहा था, इंसुलिन शुगर को डाउन करता है, ग्लूकागन शुगर को बढ़ा देता है। तो कैसे आंसर आपका पेनक्रियाज हो सकता है, जब सब चीजें हमने बात कर ली तो फिर कहाँ घूमते रहते हो। आंसर इज लिवर।
बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है? ये सारी वीडियोस जो ऑलरेडी करा दी हैं सब रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी, आज वाली भी इस क्लास के बाद 9 बजे के बाद आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, तो आप देख लेना। ठीक। बिलीरुबिन काम कैसे करता है? बिलीरुबिन का काम ये होता है कि वो येलो कलर इम्पार्ट करता है, एक पिगमेंट है, और जैसे अलग अलग पिगमेंट्स काम करते हैं ऐसे बिलीरुबिन भी हमारा काम करता है। चलो, क्लियर है सबको? बताओ भाई, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना और हमारे प्यूरिफिकेशन ब्लड के करना किसे कहा जाता है? K2 को मेनाक्यूनोन कहते हैं, बिल्कुल। लिवर का काम होता है, क्योंकि लिवर का ही कार्य है कि ये हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा। कल बताया था कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, कि जिस दिन तुमने खाना नहीं खाया उस दिन एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए हमारा जो बेसिकली पार्ट होता है वो काम करता है यहाँ पे ग्लूकोज के द्वारा, इस ब्रेकडाउन के बाद। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना है तो कौन काम करेगा? लिवर हमारा जो है वो यहाँ पर कार्य करेगा। ये लिवर के ही कार्य में से एक कार्य दिखाई देता है। और देखो यहाँ एक शब्द लिखा है प्यूरिफाई ब्लड। आपको लग रहा होगा कि मैम ब्लड का प्यूरिफिकेशन ये काम तो फेफड़ों का होगा या किडनी का हो सकता है, लेकिन नहीं, किडनी नहीं होगा इसके अंदर। किडनी का काम कभी भी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बदलना नहीं है। लिवर एक सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है, याद रखना। शरीर के ढेर सारे कार्य अकेला लिवर संभाल लेता है। जैसे कल मैंने तुम्हें इसके फंक्शंस भी बताए थे, उसी में से एक फंक्शन था डिटॉक्सिफिकेशन, और ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? विषैले पदार्थ। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे विषहरण। ये जो विषहरण की क्रिया है ना, इसी में हमारा ब्लड क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, कि जितना भी विषैला पदार्थ आएगा फेंक दिया जाएगा। किसके माध्यम से? हमारे लिवर के माध्यम से। तो इसीलिए ये काम भी हमारा किसका है? लिवर का है। इसी के अंदर क्या बताए थे? हेपेटिक सेल बताए थे। बोलो, बताए थे कि नहीं? हाँ भाई। ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन काम करेगा, शुगर को कम करेगा। ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट डज नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम? किससे एंजाइम नहीं बनते हैं? लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड या पेनक्रियाज? अब तो देखो, तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है और बहुत बारीकी से पढ़ा है ना, जो अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। आंसर गलत नहीं होना चाहिए अगर रिवीजन कर लिया है तो। ठीक है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अगेन लिवर। अब देख रहे हो कितने काम है इसके। ये कोई भी पाचन में इंजाइम बनाने का काम नहीं कर रहा था, कहीं से नहीं बन रहा। लार ग्रंथि से बन रहा है, आंतों से बन रहे हैं और पेनक्रियास से बन रहे हैं, मेनली आपके यहीं से बन रहे होते हैं। लेकिन लिवर का काम नहीं है, ये बनाता है बाइल के पिगमेंट, पित्त के वर्णक, बट इट डज नॉट रिलीज एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ऐसा एंजाइम नहीं बनाएगा जो पाचन में मदद करेगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन है। ये जो अभी भी सी लगा रहे हैं, आंतों से ऑलरेडी एंजाइम्स बन रहे थे, पिछली क्लास में बताया था। नहीं देखा हो तो देख लेना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ टंग बियर्स सेल्स फॉर सोर टेस्ट? जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं पाई जाती हैं? पहली क्लास में जीभ पढ़ाई थी, जीभ के अंदर खट्टा स्वाद कहाँ आता है, बताइए जरा। करेक्ट, साइड्स इसका आंसर आ रहा है, यानी जीभ के ऊपर बहुत सारे स्वाद होते हैं। टिप पर नमकीन और मीठा, ये साइड में खट्टा और पीछे की तरफ कड़वा। तो ये जो खट्टा स्वाद है वो आपको आ रहा है साइड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखो मैम, ऐसे क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं, बताया था ना बीच में कुछ इस प्रकार से। अगला, कौन सा ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन करता है? विषहरण कौन सा अंग कर रहा है?
बताइए जरा, विषहरण कौन सा अंग कर रहा है? देयर शुड बी नो गलती, भैया सब पढ़ चुके हो तुम। फ्रंट पे मतलब टिप पे, जीभ पे नमक और मीठे का स्वाद आता है, साइड में, मिडिल में तो कोई खास स्वाद आता ही नहीं है। ठीक है, लिवर इसका आंसर हो जाएगा। लिवर का काम है या कृत का काम है डिटॉक्सिफाई यहाँ पर करना, विष हरण करने का काम देखा जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ से हो जाएगी, पढ़ी भी नहीं है मैडम हमने, है कहाँ से लगाते हो सी ऑप्शन। चलो भाई, यही लिवर था, बताया भी था। ये हमारा लिवर पूरे कंकाल में घूम रहा है, ठीक है, इसके अलग अलग लोब्स हैं, ये काम करते हैं। मनुष्य में कितने कैनाइन के दांत होते हैं? कैनाइन के दांत कितने हैं सोचो, कैनाइन के दांत कितने हैं? बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी ने। चलिए, कैनाइन के दांत कितने होते हैं? 2, 8, 6 या 4? बहुत बढ़िया, यानी कि टोटल मिलाकर 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 दांत हमारे कैनाइन के मानव में पाए जाते हैं। 2 ये नुकीले से दांत और 2 ये। इसका पूरा दंत सूत्र बताया था, 2123/2123 गुणा 2, तो टोटल हमारे 32 दांत होते हैं। यहीं पर बच्चों की बात करेंगे तो 2102 इंटू 2102/2, ये एक एडल्ट का मतलब ये तो आपके एक एडल्ट का है, लेकिन ये बच्चे का है, चिल्ड्रन का डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, किसी बच्चे के अंदर देखेंगे तो वहां पर आपके ये वाले प्री मोलर्स नहीं होते और मोलर भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 20 दांत पाए जाते हैं, यहाँ 32 होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ ये 20 दांत पहले आते हैं, टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो आपके ऐसे दांत जो जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे 12 होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 12। 12 दांत सिर्फ इसी टाइम पर निकलेंगे, इस टाइम पर नहीं होंगे। तो अगर ये भी पूछा जाता है ना कि कितने दांत जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं, वो 12 दांत होते हैं, और जो बाकी के आपके बार बार आते हैं वो हमारे बचे हुए 20 दांत दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मानव की बात कर रहे हैं, बाकी देखो हर जानवर में अलग अलग दंत सूत्र आपका पाया जाता है। अगला बताइए, फिंगर लाइक आउटग्रोथ जिसको विली कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? उंगलियों के समान वृद्धि जिसको विली कहा जाता है, जिसको विली कहा जाता है। करेक्ट, विली या र्यूगे, ये दोनों अलग अलग थे। विली हमारी छोटी आंत में बनती हुई नजर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बन जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के अंदर। ठीक, और ये उंगली नुमा आकृति होती है जो कि कुछ इस प्रकार से आपकी प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ पतली पतली सी उंगली नुमा आकृति को इसको नाम दिया जाता है। एक बच्चा जो पूरी तरह से माँ के दूध का सेवन करता है उसका मल पीले रंग का है, इसका कारण क्या है? कैसीन प्रोटीन होता है दूध में, बाइल के पिगमेंट, पेनक्रियाटिक पिगमेंट्स, या नन ऑफ द अबव? क्या आंसर लगाओगे? जल्दी से बताओ फटाफट से। एक बच्चा जो पूरी तरह माँ के दूध का सेवन करता है, अब देखो यहाँ पर ये लिखना, ये इसलिए मैटर नहीं करता कि वो आपसे इसलिए पूछ रहा है कि भैया दूध के अंदर क्या है, वो पूछ रहा है कि उसका मल पीले रंग का है। अब मल का रंग पीला यानी किसका काम है? हमारे अगेन बाइल के पिगमेंट्स का, लिवर के अंदर मौजूद पित्त के वर्णक का काम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? कैसीन वो प्रोटीन है जो हमारे दूध में, दूध में पूछेगा कौन सा प्रोटीन है, तो कैसीन बताया था कि दूध के अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है। छोटे बच्चों में दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए एक रेनिन नाम से एंजाइम भी बताया था आपको। ठीक है, तो ये कैसीन क्या है? हमारा प्रोटीन है। और यही दूध में पूछेगा शुगर कौन सी होती है, तो लैक्टोज नाम की शुगर आपकी पाई जाती है। ठीक है, लैक्टोज नाम की शुगर हमारी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो भाई देखो, कुल मिला के ऐसे प्रश्न हमारे बनते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछे कि भाई पाचन कहाँ शुरू हो रहा है, तो मुख में शुरू हो रहा है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो रहा है, तो आप बताओगे कि हमारी स्टमक में होता है, प्रोटीन पचना शुरू हो जाता है। इसके अलावा टोटल डाइजेशन खत्म कहाँ होता है, तो छोटी आंत में खत्म हो जाता है।
पूछेगा कि अगर अवशोषण कहाँ पर होता है आपका, तो आपके छोटी आंत के ही इलियम वाले भाग में अवशोषण हो जाता है, 90% तक हो जाता है, बाकी 10% बड़ी आंत में हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे अलग अलग पूछे जाते हैं। मुझे एक बार जल्दी से थम्स अप का साइन शेयर करेंगे कि अपन को समझ में आया कि नहीं। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आया, इसके क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आया कि नहीं। इसकी प्रैक्टिस शीट आप लोगों की आज क्लास के बाद पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट दोनों अवेलेबल करा दी जाएंगी, जिससे कि आप प्रैक्टिस शीट में और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ, और साथ में आप अपने बाकी के जो टॉपिक है पीडीएफ से वो अपना जो रह गया हो उसको लिख पाओ। तो एक बार फटाफट से बता देंगे कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में अब कोई समस्या तो नहीं है। जो भी आज नए जुड़े हैं या कल ज्वाइन किए थे, मेक श्योर कर लो कि एक बार आपकी पिछली तीनों क्लासेस भी आप देख लो, ताकि आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। अनीता गौतम, रिया शर्मा, सुनीता साई, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, खातिक, अंजलि, तमन्ना, आयुष, अंशु, ठीक है, हर्ष, निशा। ओके, तो यहाँ तक आज के सेशन को रखेंगे और कल शुरू करेंगे आपका पाचन, ये श्वसन तंत्र, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। किसी के मन में कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, ताकि कुछ भी क्वेरी हो तो उसको एक बार डिस्कस कर लें। अगर लिवर स्पॉइल हो जाए तो क्या होगा? भाई लिवर खराब हो गया तो देखो, ये आपके मल में येलो कलर नहीं जाएगा, आपका पाचन ठीक से नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर प्लाज्मा का पीला रंग उड़ जाएगा। ठीक है, शरीर जो है वो आपका सफेद रंग का पड़ना शुरू हो जाता है थोड़ा सा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पाचन नहीं से हो पाता। ठीक है, सब मिल जाएगा। प्रैक्टिस शीट भी मैं आपकी अपलोड करवा दूंगी, आज हो जाएगी। कल का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कल हम इसको पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र। और जितने टॉपिक्स होते जा रहे हैं उनको रिवाइज करते चले जाओ, ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कि पीछे का ऐसा ना हो भूलते चले जाओ। पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आ गई ना तो खाना पचेगा नहीं, क्योंकि वो एंजाइम्स ही नहीं है, और अल्टीमेटली लास्ट में डाइजेशन तो उसी के द्वारा हो रहा है। तो अगर पेनक्रियाज खराब हो रहा है आपका, तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, ना ग्लूकागन बनेगा, ना इंसुलिन बनेगा, शुगर के लेवल्स अप एंड डाउन हो सकते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर नहीं बन सकती, पाचन नहीं होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो, पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ जो है वो मैंने पहली क्लास, इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, उसमें देख लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बायो का सिलेबस अगर देखना है तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों को बताया हुआ है, आप वहां से अपने सारे टॉपिक्स को देख सकते हो कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या रह गया है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और रिविजन करते रहो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास कल सुबह होगी 8 बजे।